वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, दमदार बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। दमदार बहस एक ऐसा शो है जिसका मकसद है आपके मुद्दों को हुक्मरानों तक अपने मंच के माध्यम से पहुंचाना, ऐसी बहस को परोसना जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जो किसी निष्कर्ष पर जाकर पहुंचे। दमदार बहस में हम उन सभी मुद्दों को उठाते हैं जिनसे आपका सीधा सीधा सरोकार हो, यानी कि मुद्दे आपके, मंच हमारा, जवाब देंगे हुक्मरान, क्योंकि हम पूछेंगे दमदार बहस में दमदारी के साथ दमदार सवाल। दमदार बहस में आज जिक्र दरअसल रूस यूक्रेन विवाद को लेकर किया जाएगा, क्योंकि रूस यूक्रेन विवाद के बीच देर रात रूस ने बड़ा कदम उठा दिया और इसको लेकर पश्चिमी देशों के साथ साथ अमेरिका लगातार अब रूस पर आक्रोशित हो चला है। दरअसल रूस राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के दो अलगाववादी क्षेत्रों यानी कि लुहांस्क और दोनेत्स्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी है। फिलहाल रूस के इस फैसले के बाद यूक्रेन रूस के बीच का तनाव और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका का साफ कहना है कि रूस कभी भी किसी भी वक्त एक बड़ा हमला यूक्रेन पर कर सकता है। लगातार रूस युद्ध प्रयास में भी जुटा है और जो पिछले 2 महीनों से हमने देखा कि वहां पर तकरीबन 1.5 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया। रूस ने पिछले 2 महीनों में सीमाओं पर अपने सैनिकों को बढ़ाया है। युद्ध अभ्यास के कई जो इनपुट हैं वो भी लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि रूस का यह कहना है वो किसी भी तरीके से हमला करने की मूड में है नहीं। इन सब के बीच भारत के संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा और पूरे विश्व में क्या स्थिति बनेगी, इसको लेकर हम लगातार चर्चा करेंगे इसी पर, क्योंकि 30 सालों में आखिर क्यों वहां पर हालात बदल गए। क्योंकि ये विवाद जो है आज का नहीं है, ये विवाद पिछले कई सालों से यूं ही चला आ रहा है और रूस और यूक्रेन के बीच के विवाद की स्थिति गहराती इस वजह से और ज्यादा शुरू हो गई, क्योंकि पिछले 2-4 दिनों में हमने देखा था कि ये विवाद जो है वो थम सकता है, लेकिन स्थिति बढ़ी तब जब रूस ने कदम आगे बढ़ा दिया। रूस ने कदम आगे बढ़ाकर जो अलगाववादी क्षेत्र हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, उन अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता रूस की ओर से दे दी गई, जो यूक्रेन को लगातार आंखें दिखा रहे थे। यूक्रेन को आंखें दिखाने वाले इन 2 क्षेत्रों को जब मान्यता दी तो वो दरअसल एक ऐसी संधि का, एक ऐसे समझौते का उल्लंघन होता है जिसको लेकर अमेरिका ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं और अमेरिका अब ये चाहता है कि हर हालत में रूस अपने इस कदम को आगे बढ़ने से रोके। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर स्थिति दरअसल क्या बनी हुई है। वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबके बीच में स्थितियां आखिर क्या यूक्रेन को लेकर बनी हुई है यह समझना बड़ा दिलचस्प है। और भारत का अगर जिक्र करते हैं तो भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी। दोनों ही देश शांति बनाकर रखें, दोनों ही शांति के साथ इस बात जो विवाद लगातार बढ़ रहा है, शांति की अपील हम करते हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन के साथ भारत चला जाता है, रूस के साथ भारत चला जाता है, तो फिर और ज्यादा और तमाम देशों के साथ उसके संबंध खराब हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे। क्या वो स्थितियां हैं, उन सभी पर हम चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। लल्लन सिंह जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत स्वागत सर आपका। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। संजीव जी आपका बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी विदेश मामलों के जानकार हैं, राहुल लाल जी आपका बहुत स्वागत है। राजेश्वर पैनुली जी हमारे साथ अर्थशास्त्री के तौर पर जुड़े हैं, आपका स्वागत। प्रेम कुमार जी आपका बहुत स्वागत, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ गए। सबसे पहले शुरुआत राहुल लाल जी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि रूस यूक्रेन के विवाद का अगर जिक्र करें, क्योंकि अभी का विवाद नहीं है, इस विवाद को लेकर एक अलग तरीके का कनेक्शन क्रीमिया को लेकर भी है और उसके बाद से ये स्थितियां बिगड़ती चली गई। किस तरीके से फिलहाल आप देख रहे हैं, क्योंकि देर रात जो जानकारी सामने आई, 2 अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता रूस की ओर से दे दी जाती है, क्या ये एक स्टेप है कि युद्ध होगा? देखिए, ये घटना बिल्कुल वैसे समय में घटी है जिस समय कि हम लोगों ने देखा कि कुछ इस मामले के कूटनीतिक समाधान के नतीजे दिखने वाले थे। जिस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति ने कॉल करके लगभग 3 घंटे लंबी बातचीत की थी पुतिन के साथ, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं ये पूरा मामला जो है कि वो मेल डाउन होगा, यहाँ पे संकट जो है कि समाधान की तरफ ही अग्रसर हो रहा है। लेकिन पुतिन ने रात में जो घोषणा की, तो कहीं न कहीं उसके बाद से ये पूरा जो संकट है, यूक्रेन का संकट, वो काफी गहरा गया। इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं। देखिए, इस लड़ाई होने की तो संभावना कम है, लेकिन फिर भी एक चीज हम लोगों को जरूर मान के चलना चाहिए कि रूस अपने आप को नए दौर में नए ढंग से स्थापित कर रहा है। वो अपने खोए हुए पुराने स्थिति में जो उसकी एक चमक दमक थी, वो उस वाले स्टेज में वो जाने का प्रयास कर रहा है। और इसके लिए कहीं न कहीं रूस के उत्साह में जो वृद्धि हुई है,
वो हम लोग अगर सीरिया संकट के दरमियान में देखते हैं तो सीरिया संकट के समय में रूस ने अपने तमाम आधुनिक हथियारों के साजो सामानों को बिल्कुल नए रूप में पूरे दुनिया के सामने में रखा था उन्होंने कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी कितनी आधुनिक है, कितने नए नए तरीकों से हम सुसज्जित हैं। और वहां पे देखिए कहीं न कहीं ठीक है कि अमेरिका के साथ अमेरिकी फोर्स अलग ढंग से थी वहां पे, रसिया अलग ढंग से था वहां पे, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कहीं कोई शक संदेह की बात नहीं थी कि उस पूरे मामले में भी अमेरिका को वहां पे चुनौती मिली थी जी। तो उस पूरे घटनाक्रम से रूस ने उत्साह जरूर हासिल किया है। और ऐसे स्थिति में यूक्रेन का संकट जो 2014 के बाद थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ठंडे रास्ते में जा रहा था, हाँ। तो हम लोगों के सामने में फिर से बिल्कुल काफी गर्म होकर हम लोगों के सामने में मौजूद है। बिल्कुल। तो आप इसको एक लाइन में मैं ये कहूंगा कि जैसे कल जो रात की घोषणा थी, हाँ। वो एक तरह से पुतिन ने कठोर घोषणा करके एक तरह से कह लीजिए कि वो उन्होंने एक ताकत फेंक दिया और वो आपको देख रहे हैं कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया विशेषकर पश्चिमी शक्तियां जो लगातार दबाव बना रही हैं वहां पे, वो सब जो यूक्रेन के पक्ष में गोलबंदी कर रहे हैं, वो किस प्रकार का कैसा रिएक्शन आता है, कितना हार्ड रिएक्शन होता है। उसके बाद फिर कहीं न कहीं पुतिन जो है वो अपना अगला कदम हम लोग को आगे चल के अच्छे से, वो देखिए वो हड़बड़ी में कोई काम नहीं करते हैं, उनकी जो पूरी कार्यशैली है वो बड़े आराम से एक एक स्टेप वाइज वो अपनी यात्रा कर रहे हैं। और उस दृष्टि से हम लोग इस पूरे मामले को देख सकते हैं कि यूक्रेन का संकट धीरे धीरे गहराता चला जा रहा है। हम लोग इसके निदान की तरफ या कूटनीतिक समाधान की तरफ कहीं पे भी जाता हुआ राहुल लाल जी, क्या ये एक युद्ध का बहाना है? इस तरीके की स्थितियां हैं जो इन्होंने कल एक बड़ा कदम उठा दिया, मान्यता दे दी अलगाववादी क्षेत्रों को, लुहांस का अगर जिक्र करें या फिर उसके अलावा एक और? देखिए एक तरह से जो सबसे हेमंत जी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक तो उन्होंने उसको अलग से देश घोषित कर दिया उसको। हाँ। दूसरी चीज की देखिए यहाँ तक भी होता तब भी वो कह रहे हैं कि शांति के रूप में उनके सैनिक जाएंगे वहां पे। वो शब्द तो प्रयोग तो शांति दूत का कर रहे हैं, लेकिन वो जाएंगे तो स्पष्ट है कि वो फिर अगर वो जाएंगे वहां पे फिर वो बल प्रयोग की स्थितियां हैं। तो और उन्होंने 2 लाख के आसपास अपनी सैनिक तैनात करके भी रखा है आसपास सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो एक तरह से तनाव के बहाने कहीं न कहीं पूरा तनाव फैला के एक तरह से दबाव डालने का पश्चिमी शक्तियों के ऊपर ये पूरा प्रयास है रूस की तरफ से। बिल्कुल, क्योंकि ये स्थिति इस वजह से और ज्यादा तनावपूर्ण है क्योंकि क्रीमिया के वक्त भी कुछ ऐसी स्थिति थी और वो रूस कहता था कि हमने क्रीमिया पर कब्जा नहीं किया, वहां पर जनसंग्रह किया गया, उसके बाद ये स्थिति बनी कि क्रीमिया को हमने अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि वो युद्ध था या फिर क्या था उस स्थिति को वो स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है राहुल लाल जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं, हमारे साथ ललन सिंह जी भी हैं। ललन सिंह जी, किस तरीके से फिलहाल देख रहे हैं और भारत की स्थिति को कैसे? भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि शांति बनाए रखें और शांति के साथ सारे समाधान हो सकते हैं, बातचीत करके सारे समाधान निकाले जा सकते हैं। ललन सिंह जी, देखिए यूक्रेन और रूस जो भी विवाद चल रहा है उसके कुछ मतलब सामरिक ही नहीं कूटनीतिक और राजनीतिक कारण भी हैं। मैं ये पहले बोलना चाहूंगा कि एक बात के ऊपर कि नाटो में अगर यूक्रेन चला जाता है तो हमें दिक्कत होगी। रशिया शुरू से इस बात को लोगों को विश्व को आगाह कर रहा है, लेकिन अब आपके सामने साफ है कि जो कल राष्ट्रीय संबोधन में पुतिन साहब ने 2 प्रांतों को उन्होंने डीपीआर और एलपीआर के साथ बातचीत करके उन्होंने जो साफ सिग्नेचर कर दिया, वो दुनिया को उन्होंने साफ लफ्जों में बता दिया कि जैसा उन्होंने पहले भी कहा है कि सोवियत गणराज्य के जितने भी लोग हैं वो अपनी आजादी का हक ले सकते हैं। तो सवाल यहाँ पे एक ही है कि अब उन्होंने पूरे यूरोपियन समूह को ये साफ लफ्जों में बता दिया है कि हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं उसमें हम किसी तरह का रुकावट नहीं चाहते। और यही कारण है कि दोनों प्रांतों को उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इसी का आप देखिए हालात, सीरिया ने भी कह दिया कि हम साहब इसको मान्यता देने जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि भारत की क्या स्थिति है, तो हमारे यूएनओ के अंदर यूएनएससी का जो आज आपात बैठक हुआ उसमें हमारे त्रिमूर्ति साहब ने साफ शब्दों में कहा है कि अभी भी इसकी समाधान कूटनीतिक तरीके से की जाए। उसके कई कारण है। अभी आपने देखा अमेरिका ने एक थोड़ी देर पहले एक बयान दिया है कि जिन लोगों ने भी रूस के तरफ सहायता और समर्थन की कोशिश की उसके साथ भी हम अपने प्रतिबंध को करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो दुनिया बढ़ चुकी है, लेकिन संभावनाएं लड़ाई की नहीं है। लेकिन ये जो समय है, हालात है, वो एक तरह से हमारे सोच से पूरी लड़ाई की हालात बन गई है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो आपका रूस है उसने उनके विद्रोहियों को लगातार पूरी तौर पे हथियारों से, साजो सामान से और इंटेलिजेंस से, आपको मैं बताना चाहूं कि उन्होंने अपने परमाणु हथियारों को भी बेहतर ढंग से उस इलाके में ले आउट कर दिया है। ये भी
साफ है कि ब्लैक सी के अंदर वो बेहतर ढंग से अपनी तैयारी और एक्सरसाइज कर रहे हैं। और आपको साफ पता है कि बेलारूस में कई समय से वो अपनी जो ज्वाइंट ऑपरेशन और मूवमेंट कर रहे हैं वो क्या है, फौजी लेआउट है, जिससे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अब जापान में भी खलबली मच चुकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो रूस एकदम, और भारत की स्थिति ये है कि वो साफ कहता है कि हम न्यूट्रल रहेंगे। क्यों? आप याद कीजिए, एक समय आया था जब चीन और भारत की स्थिति ठीक नहीं थी, तो रूस अपने आप को न्यूट्रल के तौर पे रखा था। तो हालात साफ है, हर देश अपने फायदे और अपनी स्थिति को देखते हुए अपना निर्णय करेगा। लेकिन हालात जंग की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका भी अपने एक बिल्कुल, अमेरिका का आपने जिक्र किया ललन सिंह जी, अमेरिका भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड, और इस वजह से भी क्योंकि नाटो से जुड़ने का विरोध रूस कर रहा है कि यूक्रेन नाटो से ना जुड़े किसी भी कीमत पर, उसकी सीमाओं में उसकी और ज्यादा जो स्थिति है वो मजबूत हो जाएगी, क्योंकि अभी की स्थिति ऐसी है कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है यूक्रेन की रूस के साथ, और यूक्रेन नाटो से जुड़ जाता है तो सेनाओं की पहुंच रूसी सीमा तक हो जाएगी। यही स्थिति है जिसको लेकर लगातार विरोध भी है, और यही चाहता है कि रूस ऐसा ना हो, यूक्रेन को लेकर यही स्थिति है। संजीव जी, आपको क्या लगता है, किस तरीके से सारी चीजों को देख पा रहे हैं आप? देखिए, दिखाई देता है कि जो यूक्रेन का संकट है ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता का परिणाम है। ये अमेरिका और रशिया के बीच में जो हेजेमोनी को स्थापित करने की, अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस को स्थापित करने की जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, ये उसी का परिणाम है कि आज यूक्रेन संकट इस तरीके से सामने आया है। ये पूरे यूक्रेन संकट में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि रशिया के महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरे यूरोपियन थिएटर में अमेरिका और नेटो की हेजेमोनी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी हेजेमोनी को, अपने इन्फ्लुएंस को वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये दलील वो अवश्य दे रहे हैं कि नेटो का यदि एक्सटेंशन होता है तो इससे रशिया की सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो सकता है, और नेटो का एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। उसे जो भी उसका एक्सटेंशन हुआ है उसको डाउनग्रेड करना चाहिए, और यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे जो राष्ट्र हैं उसको नाटो में नहीं शामिल किया जाना चाहिए। इसकी ये लिखित गारंटी वगैरह की मांग कर रहे हैं, और जाहिर है कि अमेरिका और नेटो ने इसे बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। और अमेरिका और नेटो का ये कहना है कि ये यूक्रेन डिसाइड करेगा कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनना है या नहीं बनना है। तो ये जो वर्चस्व की लड़ाई वर्तमान समय में दिखाई दे रही है, यूक्रेन तो एकमात्र बहाना है, ज्यादा है, इस तरह की अन्य स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। और जाहिर है कि ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, ये जो कोल्ड वॉर माइंडसेट है, ये पूरे विश्व में जो एक स्थिति ऐसी भी है कि पिछले 8 सालों से यूक्रेन और रूसी जो समर्थक अलगाववादी हैं उनके बीच में ये जो खींचतान लगातार चल रही है, उसमें 14,000 से भी ज्यादा जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। इस स्थिति से निपटना भी बड़ा जरूरी है, लगता है संजीव जी आपको? देखिए हेमंत जी, जो मैं बात कह रहा था कि ये बेहद आवश्यक है महाशक्तियों के लिए, क्योंकि वर्चस्व की प्रतिद्वंद्विता चल रही है। तो इसलिए ये बेहद आवश्यक है कि पूरे वर्ल्ड में, विश्व में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का सम्मान किया जाना चाहिए। यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ये सोवियत इरा नहीं है। यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र है, उसकी अपनी संप्रभुता है, उसकी अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसकी अपनी विदेश नीति को स्वयं से निर्धारित करने का उसका अधिकार है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। यदि इसी तरीके के एग्जाम्पल सेट किए गए कि किसी राष्ट्र के ऊपर बलपूर्वक उसकी विदेश नीति को बदलने की अगर कोशिश की जाती है, तो ये चाइना जैसे राष्ट्रों के लिए गलत उदाहरण प्रस्तुत करेगा। और चाइना इसी तरीके का उदाहरण का आधार लेते हुए वो ताइवान पर हमला कर सकता है, ताइवान के लिए वैसी विकट स्थितियां पैदा कर सकता है। साउथ चाइना सी के जो राष्ट्र हैं, छोटे राष्ट्र हैं, उनके ऊपर भी चाइना इसी तरीके की स्थितियां पैदा कर सकता है। चाइना के जो फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, जिसमें कि भारत के भी जो क्षेत्रों में जिस तरह की चाइना की कुदृष्टि लगी रहती है, वहां पर भी स्थितियां खराब हो सकती हैं। तो ये जो पूरे विश्व में एक जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, उसका सम्मान होना चाहिए। बातचीत के माध्यम से ही, नेगोशिएटिंग टेबल पर ही इस समस्या का समाधान निकल सकता है। जहां तक युद्ध की बात है, तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी शक्ति अमेरिका और नेटो की शक्ति के मुकाबले काफी कम है, और ऐसे में अब वो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह भी उन्होंने प्रदर्शित करने शुरू किए हैं। अभी रशिया ने एक अपने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर प्रोसेस की ड्रिल भी कंडक्ट की है। सामान्यतः ये जो ड्रिल है वो लेट समर में होती है, लेकिन इस बार उन्होंने इसको इस पूरी यूक्रेन संकट की जो बेलारूस के साथ जो ड्रिल कर रहे थे उसके साथ कोइंसाइड करते हुए अपनी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है उसको अपने न्यूक्लियर वेपन्स के आधार पर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये जो वर्तमान समय में ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को दोनों ही पक्ष अपनी अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा फुल फ्लेज्ड वॉर पॉसिबल नहीं है। फुल फ्लेज्ड वॉर आज के न्यूक्लियर कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा। ये जो मैड की सिचुएशन है वो क्रिएट करेगा, जो कि कोई राष्ट्र कोई महाशक्ति नहीं करना चाहेगी। लेकिन लिमिटेड वॉर अवश्य हो सकता है, लिमिटेड कॉन्फ्रंटेशन अवश्य हो सकता है। और जिस तरीके से रशिया ने पूरे यूक्रेन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया, कल जिस तरीके से राष्ट्रपति पुतिन ने जो स्पीच दिया है उसमें वो यूक्रेन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो जिस तरीके से उन्होंने डोनेट्स्क और लुहांस्क को रिकॉग्नाइज भी कर दिया है, ऐसे में अब ये स्थितियां काफी विकट होती जा रही हैं। और ये किसी लिमिटेड कॉन्फ्रंटेशन या अगर युद्ध होता है तो क्या स्थितियां होंगी? और युद्ध अगर, हालांकि युद्ध किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, जैसा कि आपने भी कहा संजीव जी, इसमें हानि ही हानि है, युद्ध से हानि ही होती है। लेकिन समस्या इस बात को लेकर है कि अगर ऐसी स्थितियां बन जाती हैं तो फिर भारत पर भी इसका असर और पूरे दुनिया पर इसका असर क्या पड़ने वाला है। राजेश्वर पैनल जी हमारे साथ हैं। राजेश्वर जी, आपको क्या लगता है, कैसी स्थितियां आप देख पा रहे हैं कि अगर ये स्थिति बने कि जंग की ओर इशारा कर दिया, एक कदम रूस ने चल भी दिया, जैसी इनपुट्स मिल भी रहे हैं, और ऐसे में सबसे बड़ा असर कच्चे तेल को लेकर, उसकी कीमतें जो लगातार हम देख पा रहे हैं, फरवरी में पिछले एक महीने से ही हम देख पा रहे हैं कि वो लगातार उसके दाम बढ़ रहे हैं और हो सकता है कुछ दिनों के बाद उसका असर देखने को मिल जाए। उसके अलावा गैस की सप्लाई को लेकर भी स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ा जाएंगी अगर ऐसी स्थिति बन जाती है। क्या लगता है आपको सर? आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी। सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली क्या है कि हम सारे अपने, हमारा इंडिया का अगर हम कहें बजट की हम प्रोजेक्शन ये कर रहे थे कि हमें अराउंड $75 पर बैरल जो है क्रूड ऑयल मिलेगा। लेकिन जो अब वर्तमान स्थिति में अगर कोई युद्ध होता है कि $95 से लेके 105 और $110 तक भी जा सकता है, क्योंकि रशिया का क्रूड में शेयर वर्ल्ड वाइड लगभग 13% है, लगभग 13% शेयर है। तो जब सप्लाई में कहीं रशिया को कोई प्रॉब्लम आएगी और डिस्टरबेंस आएगी तो यहाँ तक आएगी। साथ ही साथ सेम लाइन में वो सीएनजी गैस या जो भी बोले लिक्विफाइड गैस जो भी हम यूज करते हैं, चाहे घर में करते हैं चाहे फैक्ट्रियों में यूज कर जाती है जो गैस है, उनमें भी वो सेम लाइन पे, उसमें भी रशिया का शेयर काफी अच्छा है। और उसका होता क्या है, जो डिस्टरबेंस होता है उसका इम्पैक्ट कई जगह आता है। आप फूड का भी डिस्टरबेंस समझिए, अगर ऑयल की प्राइस बढ़ती है उससे ऑटोमेटिकली कई प्राइजेस बढ़ जाती है। बिल्कुल। दूसरी बात, जो इकोनॉमी हमारी खराब हो सकती है, कुछ जैसे हमारा बायलैटरल टाई विद रशिया ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इंडिया वाले लगातार कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता कि राजनीतिक रूप से क्या होने वाला है, कि हम कितना तटस्थ रह पाएंगे, हम अमेरिका के साथ जाएंगे, रूस के साथ जाएंगे, या दोनों के साथ समान दूरी मेंटेन करेंगे, तो प्रैक्टिकली वो कितना पॉसिबल है। ज्यादा हमसे ज्यादा अच्छा जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर वो भी आप थ्योरेटिकली मैं समझना चाहूंगा तो थ्योरेटिकली में क्या है, हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस या स्ट्रेस आएगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर, वो रशिया की तरफ से भी आएगा, यूएस की तरफ से भी आएगा। और ये दोनों ही इतनी बड़ी शक्तियां हैं जो हमारे काफी बड़े जो जीडीपी का शेयर है उसको सीधे सीधे तौर पर प्रभावित करती है। जैसे अब हम रशिया की बात कर रहे हैं, हमारे साथ रशिया के साथ जो लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपीस का बायलैटरल ट्रेड है जी। उनसे दूसरी बात, अगर हम उससे और करें कि कोई उनका इंपोर्ट में, उनके टोटल इंपोर्ट में 1.4% का शेयर हमारा रशिया के साथ है, तो ये सारे इम्पैक्ट क्या होगा, अल्टीमेटली हमारी कई चीजें हो सकता है कि जो हमारा आज की जो सेंसेक्स चलता है वो भी काफी डाउन हो जाए, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। जो हमारी सप्लाई है उसकी डाइव हो जाए। साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट है जी, वो भी क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभावित होने लग जाते हैं जब अनसर्टेनिटी होती है। जैसे हमें 20,000 लोगों का भी हम लोग रोज पढ़ रहे हैं कि हमारे भारत सरकार ने एडवाइस किया है कि अराउंड 20,000 के करीब जो है जो हमारे जो वहाँ स्टूडेंट और अदर जो कम्युनिटी वहाँ पर रह रही है यूक्रेन में, उनको वापिस आना है। अभी अब एक उसका भी एक्सपेंसेज आएगा। मुझे नहीं पता कि अल्टीमेट तो भारत सरकार वहन करने वाली है, पार्शली भारत सरकार वहन करेगी, पार्शली एयर इंडिया वहन करेगी, या उसका कैसे इम्पैक्ट आएगा। मान लीजिए वो 20,000 ही आ जाते हैं, हम मान लेते हैं कि सब कुछ सारी चीजें ठीक रहती है, तो जो 20,000 आते हैं इंडिया में, जो उनसे इम्पैक्ट, जो इकोनॉमी का इम्पैक्ट होता है वो भी हमारे ऊपर सीधे तौर पे इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल, एक काफी बड़ा इम्पैक्ट किसी भी लड़ाई से होता है। और जब दो बड़ी शक्तियां लड़ रही हो, और जो बड़ी शक्तियों का मतलब है जिसमें डायरेक्ट अमेरिका का इंटरफेरेंस हो रहा हो, रूस का भी इंटरफेरेंस हो रहा हो, और जो यूक्रेन जो उनके साथ लगी जो
शायद जो यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, सबसे बड़ी कंट्री है यूरोप, पूरे यूरोप में रशिया के बाद, अगर उसके साथ हो रहा तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा और सर्टेनली इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट की आने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक, बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। ये जो स्थिति है, आप इसको किस तरीके से समझ पा रहे हैं? क्योंकि अभी जिक्र किया राजेश्वर पैनोली जी ने भी किया कि इसका ग्लोबली असर तो पड़ेगा, लेकिन भारत पर भी इसका असर पड़ेगा, और भारत खुलकर, हम देख पा रहे हैं कि भारत खुलकर इस पर कुछ भी कहने को तैयार है नहीं। और जाहिर सी बात है, वर्तमान की सरकार पर आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि ना ही वो रूस के साथ खड़ा है, ना ही अमेरिका के साथ खड़ा होता नजर आता है। अगर अमेरिका के साथ खड़ा हो जाता है तो भारत के रूस के साथ जो संबंध है, हथियारों को लेकर नंबर 1 उसके साथ डील है, तो वो स्थितियां थोड़ी डगमगा जाएंगी। क्या लगता है आपको, किस तरीके से इस पर स्टैंड होना चाहिए? हाँ, देखिए हेमंत जी, ये दूसरा बड़ा मामला है बहुत जल्दी में, छोटे अंतराल में, जबकि भारत की एकदम बेबस स्थिति जो है और निर्णय वाली स्थिति दिख रही है। हमने देखा कि तालिबान सब कुछ कर गया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। उस वार्ता में हम बुलाए तक नहीं गए। तो भारत का ग्लोबली जो कहा तो दावा है कि हम वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं, और ऐसे मसलों में हमें कोई पूछता तक नहीं है। हमारी ये दुर्गति जो है हो चुकी है। आज यूएन में भारत के स्टेटमेंट को देखिए ना, ये स्टेटमेंट देना या नहीं देना बराबर। हाँ। अरे घटना घटी है, 2 छोटे छोटे देश को मान्यता दी जा रही है, यूक्रेन को तोड़ा गया है। हाँ। इस पर या तो आप निंदा करेंगे या तो आप इसकी प्रशंसा करेंगे, इसके अलावा कोई चारा बचता है क्या? जब 2 देश बन रहे, आप बोलेंगे फिर भी शांति रहिए, शांति। कैसे यूक्रेन शांत रहेगा? उसके देश को तोड़ लिया जाएगा और शांति कैसे रहेगी? ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है, अपनी बेबसी को दर्शाने वाली बात। तो ये खुल करके कोई नहीं बोल पाता है क्यों? लेकिन जब हम विदेश नीति की समीक्षा करेंगे तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि हमारी विदेश नीति किस तरह से चली तो है। क्या करना चाहिए, हिंदुस्तान को करना चाहिए था जो नहीं हुआ, आपको लगता है प्रेम कुमार जी? क्या यूक्रेन के साथ, रूस के साथ, यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाए भारत, और अगर खड़ा हो जाए तो क्या स्थितियां बनेंगी? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, एक व्यक्ति के जवाब देने का की स्थिति नहीं है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये कूटनीति होती है। कूटनीति में मिलजुल करके एक देश निर्णय लेता है। मैं बोल दूं वो उचित नहीं होता है। बिल्कुल। हम तो समीक्षा करते हैं किस फैसले से क्या हो रहा है, क्या फैसला अच्छा है, क्या बुरा है। हम उस तो प्रेम कुमार जी, वेट एंड वॉच वाली स्थिति भारत है। हालांकि आपने कहा कि स्टेटमेंट क्लियर कट होना चाहिए था, वो क्लियर कट नहीं, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, जैसा कि आपने कहा। मैं कह रहा हूँ बेबस वाला स्टेटमेंट है, कंफ्यूजिंग तो है ही नहीं। भारत डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो है। ये कंफ्यूजन ही बिल्कुल स्पष्ट है। भारत कैसे निर्णय लेगा, आप देखिए। भारत नाटो के साथ पिछलग्गू बन गया है, तो भारत नाटो के खिलाफ नहीं जा सकता है। भारत की रूस पर भी डिपेंडेंसी है और भारत रूस के भी खिलाफ नहीं जा सकता है। तो ये जो स्थिति है, ये तो बेबसी वाली स्थिति है। और हम देखिए एक और एंगल है इसको देखने का। वो क्या है कि भारत सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या झेल रहा है? पड़ोसी देश के साथ जो खतरा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? नाटो देश का पैदा हुआ प्रॉब्लम, किया हुआ प्रॉब्लम है पाकिस्तान। पाकिस्तान में अमेरिका ने उसको पाला पोसा। इवन हिंदुस्तान को बंटवारे के लिए अगर आप ब्रिटेन को जिम्मेदार ठहराते हैं, तब भी 100% नाटो का पैदा हुआ प्रॉब्लम है पाकिस्तान। तो नाटो का जो पैदा किया हुआ प्रॉब्लम पाकिस्तान है, तो क्या रूस चाहेगा कि अपने बगल में एक और पाकिस्तान खड़ा करे? नाटो वहां भी जाके पहुंच रहा है, वहां इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, वहां सेना भी तैनात कर रहा है। भारत ने तो बर्दाश्त कर लिया क्योंकि भारत कमजोर राष्ट्र था, लेकिन रूस कमजोर नहीं है कि वो नाटो को बर्दाश्त करे अपने बगल में कि वो सेना लाए और तैनात करे। तो ये भी एक स्टैंड है। मान लीजिए हम इस तरह से भी स्टैंड ले सकते हैं। चाइना भी ले सकता है कि वो ताइवान उनकी नजर में, हमारी भी नजर में पाकिस्तान है कि हम भी पाकिस्तान में घुस के मारेंगे या ऐसे बदला लेंगे या वैसे बदला लेंगे। अगर हम ये इजाजत चाहते हैं, हम तो वैसी मंशा रखते हैं कि रूस जैसे यूक्रेन को तोड़ रहा है, हम भी पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को तोड़ने चाहते हैं, तो फिर हम करके रूस के साथ आना चाहिए। सवाल है कि हम स्टैंड क्या लेने जा रहे हैं? हम नाटो की पिछलग्गू बनेंगे या स्वतंत्र रूप से चीन और रूस की तरफ एक ऐसा मजबूत राष्ट्र बनेंगे जो मनमानी हम चाहे वो करे, जो हमारे हिंदू को वो करे? इसमें आपको लगता है आपको उत्तर मिल गया हो? ठीक, बिल्कुल। ओके प्रेम कुमार जी, मैं लौट रहा हूं और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत अहम बात प्रेम कुमार जी ने कही कि इस पर स्टैंड क्लियर देश का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यापारिक तौर पर भी इस पर कोई मजबूरियां रही हैं या फिर नहीं, इस पर और चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं
देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।